अभी ना थोड़े दिन पहले हमने बेस्ट टाइम टू बाय अ गेमिंग लैपटॉप वाली वीडियो बनाई थी कि कब आपको लैपटॉप बाय करना चाहिए, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होता है। एंड उस वीडियो में जो मैंने बोला था वो अब सही प्रूव होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो लैपटॉप्स लॉन्च हो रहे हैं ना भाई 80,000 के अंडर 40-50 मिल रहा है आपको। एसर नाइट्रो वी आज हमारे पास ये लैपटॉप 77,000 पे लॉन्च हुआ है 40-50 के साथ विद i5 13 जनरेशन प्रोसेसर। और भाई जिन्होंने भी 30-50 वाला लैपटॉप अंडर 80,000 बाय कर लिया ना वो रिग्रेट करने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं इसके अंदर जो 40-50 है वो 40 वॉट 50 वॉट वाला नहीं है, 70 वॉट वाला 40-50 है। एंड जो ये परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है सारा इस वीडियो में कवर करते हैं। डब्बा खोलते और देखते हैं अंडर 80,000 में लैपटॉप कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं। तो भाई कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा ब्राउन कलर का। इसके अंदर से मिल जाएगा एक तो हमारे को लैपटॉप सफेद चादर में, और यहाँ पे एक 135 वॉट का पावर अडाप्टर और एक पावर कॉर्ड। और भाई ये निकल के आ जाता है हमारा लैपटॉप। भाई लुक्स देख रहे हो क्या तगड़ी है, यहाँ पे डिजाइन बन रखे हैं नाइट्रो का एन अलग स्टाइल में लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भाई टॉप लिड है वो हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिल जाती है एंड भाई दिखने में बहुत प्यारी है। टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को थोड़ा सा मिलेगा जैसे नाइट्रो 5 में मिलता है, और यहाँ पे अंदर से भी लैपटॉप हमारा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स यहाँ पे हमारे को ना के बराबर मिलता है। इधर नाइट्रो V15 की ब्रांडिंग हो रखी है, और बाकी लेफ्ट साइड में हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, राइट साइड में एग्जॉस्ट वेंट और पोर्ट्स वगैरह हैं। तो जैसे हम लैपटॉप की लिड को ओपन कर देते हैं वही एग्जॉस्ट वेंट हमारे को यहाँ पे दिख जाएगा। और जिन लोगों के माइंड में डाउट रहता है ना कि इस वाले एग्जॉस्ट वेंट से स्क्रीन पे हवा पड़ेगी तो स्क्रीन खराब हो जाएगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। एंड यहाँ पे जो लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़िया है, एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है। और एसर एस्पायर की तरह इसकी लिड हमारी 100-110 डिग्री तक चली जाती है। एंड जब इसकी लिड कुछ इतनी पीछे खुलती है ना तो नीचे से लैपटॉप थोड़ा सा उठ जाता है, वेंटिलेशन के लिए बढ़िया होता है ये। और भाई यहाँ पे हिंजेस भी स्टेबल है, आप स्क्रीन वॉबल देख सकते हो, कोई ऐसा ज्यादा नहीं है। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट इस लैपटॉप का ये नाइट्रो से पतला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसर एस्पायर जितनी थिकनेस है एंड मेनली इसका वेट अंडर 2 kg वाला लैपटॉप है, तो आपके कंधों पे ज्यादा जोर नहीं डालेगा एक गेमिंग लैपटॉप जितना, बट है गेमिंग लैपटॉप ही। और यहाँ पे मिल जाता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड, और जो कीबोर्ड की लुक्स है ना वो बिल्कुल एसर एस्पायर जैसी है। जैसे आप नंपैड देखोगे तो यहाँ पे एंटर की छोटी सी है, और सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट हमारे को मिलेगी। एंड FN+11 से इसकी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड की, 3 लेवल की ब्राइटनेस है, और लाइट ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे को ट्रैक पैड मिलता है वो बिल्कुल नाइट्रो जैसा है, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है, चलने में स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं मेरे को ट्रैक पैड यूज करते हुए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है। एंड इस HDMI से डिस्प्ले आउटपुट हमारे को RTX 4050 से मिलता है। यहाँ पे 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाले पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक पावर ऑफ चार्जिंग वाला है, यानी कि लैपटॉप आपका ऑफ भी होगा तो इससे आप कोई भी डिवाइस वगैरह चार्ज कर सकते हो। एंड ये जो टाइप C पोर्ट है ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है। अंडर 80,000 में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी ये सपोर्ट करता है। 55 वॉट टाइप C पावर डिलीवरी को ये सपोर्ट करता है। डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इससे डिस्प्ले आउटपुट आपको iGPU से मिलेगा। और बाकी राइट साइड में केंजेंटन लॉक मिल जाएगा, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो भाई यहाँ पे पोर्ट्स के मामले में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, भरपूर पोर्ट्स मिलते हैं। एंड कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले पार्ट, इसके अंदर मिलती है हमारे को 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, IPS पैनल हमारे को मिलता है इसके अंदर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को मिल जाएगा इसके अंदर। एंड यहाँ पे कलर गैमेट के मामले में 46% NTSC मिलती है हमारे को, विच इज इक्वल्स टू 64% sRGB। एंड जो इसकी ब्राइटनेस है वो हमारे को लोअर साइड मिलती है, 241 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी इसके अंदर। तो अगर डिस्प्ले को कंक्लूड करो तो बेसिक काम आप कर सकते हो, लाइक OTT देखना, गेम वगैरह खेलना। अगर आपको कोई भी कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने या कुछ प्रोफेशनल काम आप करते हो फोटोज या वीडियोस वगैरह पे, वो आप इसके ऊपर नहीं कर पाओगे, आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ेगा। वैसे जिस प्राइस पॉइंट का लैपटॉप है इसमें डिस्प्ले बेसिक ही मिलती है, 1-1 लाख तक भी कुछ ब्रांड से बेसिक दे दे रहे हैं। एंड जो इसकी इंटरनल डिस्प्ले उसका आउटपुट आपको iGPU से मिलेगा। एंड इस लैपटॉप के अंदर कोई भी मक्स स्विच नहीं है, और मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जैसी स्पेसिफिकेशन जिस प्राइस पे लाता है थोड़ी बहुत चीजें तो देखो ऊपर नीचे होंगी। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, कुछ ऐसी वेबकैम की क्वालिटी मिलेगी, काफी ओके सा वेबकैम लगा मेरे को। 720p वाला वेबकैम है। आपको कैसे लगी क्वालिटी कमेंट में बताना, और माइक कैसा लगा वो जरूर बताना। भाई जितने भी इस प्राइस पॉइंट के लैपटॉप आते हैं ना उनके स्पीकर यूजुअली नॉर्मल से होते हैं। इवन नाइट्रो 5 के स्पीकर्स इसके सामने मेरे को हल्के लगे। यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी बढ़िया है। DTS:X अल्ट्रा का सपोर्ट हमारे काम में मिलता है, एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है इसके अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट कंटेंट के मोड मिल जाएंगे, इक्वलाइजर मिल जाएगा, आप इसको ट्वीक कर सकते हो अपना साउंड एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए। 2-2 वॉट के 2 स्पीकर है डाउन फायरिंग वाले, एंड स्पीकर प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को मतलब अच्छे लगे। और ये लैपटॉप आता है 57 वॉट आवर की बैटरी के साथ, एंड 57 वॉट आवर इज लाइक डिसेंट साइड कि अगर आप वीडियो प्लेबैक करोगे क्वाइट मोड पे, इसके नाइट्रो सेंस में अलग अलग मोड्स मिलते हैं, तो आराम से 4 से 5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, लाइक मूवी वगैरह देखनी हो। और अगर कोई टास्क वगैरह करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, बहुत सारे टैब्स एप्स विंडोज वगैरह खोलते हो, तो उसके अंदर बैकअप आपको 1.5 से 2 घंटे के आसपास मिलेगा। बाकी ज्यादा 2.5 घंटे तक का मिल सकता है, आपकी यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर हमारे को नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, और इसका नाइट्रो सेंस ना नॉर्मल वाले नाइट्रो से डिफरेंट है। यहाँ पे होम पेज पे आपको सारे स्टैट्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड में सारी मॉनिटरिंग मिल जाती है, इधर यहाँ पे मोड्स मिल जाएंगे, सिनेरियो प्रोफाइल्स मिल जाएंगे अलग अलग। उसके अलावा सिनेरियो का एक डेडिकेटेड टैब भी है, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज मिल जाएंगे, क्वाइट बैलेंस्ड एंड परफॉर्मेंस। उसके अलावा एक मॉनिटरिंग का टैब
मिल जाता है। यहाँ पे सारे के सारे स्टैट्स आ रहे हैं आपके लैपटॉप के, लाइक जीपीयू, सीपीयू, रैम वगैरह। और आखिरी में एक ऐप सेंटर मिल जाता है जहाँ पे सारी ऐप शो कर जाएगा, इवन आपके गेम्स वगैरह भी शो कर जाएगा। तो भाई ये तो सारी लैपटॉप की बातें होगी। अब जरा तकनीकी बातें कर ले। हमारे पास जो वेरिएंट है वो i7 वाला है। इंटेल कोर i7 13620H प्रोसेसर के साथ है। 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 P कोर्स मिलते हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो जीपीयू है वो है RTX 4050, जो हमारा 6GB VRAM वाला जीपीयू है। 75 वॉट TGB के साथ ही आता है, टर्बो बूस्ट मिला के। और यहाँ पे 16GB रैम मिल जाएगी डुअल चैनल में, DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड यहाँ पे मिलते हैं 2 रैम के स्लॉट, मैक्सिमम 32GB तक हम अपग्रेड कर सकते हैं। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो अच्छी खासी है। और इस लैपटॉप में हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं। मैक्सिमम कितना अपग्रेड हो सकता है कहीं पे मेंशन नहीं है, वैसे 2 TB पर स्लॉट तो देखो हो जाएगा। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 और MS ऑफिस नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। और यहीं पे बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले नंबर्स, Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने 15000 मल्टी कोर एंड 1829 सिंगल कोर। उसके बाद हमारा Geekbench 6 का बेंचमार्क 10000 मल्टी कोर एंड 2400 सिंगल कोर, और ये हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क हो गया। उसके बाद PC Mark 10 6800 के आसपास स्कोर निकाल के दे गया। एंड लास्टली हमारा 3D Mark X5, जिसके अंदर भाई CPU GPU के स्कोर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब ये जितने नंबर आपने देखी ये i7 13620H के हिसाब से मैंने आपको बताया, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको i5 13 जनरेशन के हिसाब से बताता हूं, जो एक्चुअल मॉडल Amazon पे इस टाइम पे मिल रहा है, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली वही बाय करना है ना, ये तो अभी लॉन्च हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अगर नंबरों की, तो नंबर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी, इसके ऊपर सारे बेंचमार्क्स वगैरह हैं। उसमें से एक है नैनो रिव्यू या फिर नोटबुक चेक, जिसके ऊपर आप कंपैरिजंस वगैरह भी देख सकते हो, लाइक इस प्रोसेसर में और i5 में कितना डिफरेंस है। एंड बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, तो आप 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग इसके i5 वाले वेरिएंट पे आराम से कर सकते हो। डे टू डे टास्क करना हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फोटोशॉप वगैरह चलाना हो या इवन 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले जो लोग हैं ना, इंटरमीडिएट या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर वाले आप टास्क कर सकते हो, क्योंकि एक तो देखो 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, ऊपर से जो इसकी वॉटेज है 75 वॉट का मिलता है और परफॉर्मेंस अच्छी खासी देता है। 3D Mark X5 अगर आप देखोगे उसमें जीपीयू का बेंचमार्क 7915 के आसपास मिलता है हमारे को। एंड अगर ब्लेंडर बेंचमार्क भी अगर आप देखोगे तो 2803 के आसपास स्कोर है, जो कि अच्छा खासा है। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स चलाना हो या फिर आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह आप करते हो, वो सारे काम भी इस लैपटॉप के ऊपर हो जाएंगे। और एक चीज मैं रेकमेंड करूंगा, Amazon पे 2 वेरिएंट है, एक 8GB रैम के साथ है, एक 16GB रैम के साथ है। आप 16GB रैम के साथ ही लेना, क्योंकि 13 जनरेशन प्रोसेसर है, RTX 4000 सीरीज का कार्ड है, तो ये ज्यादा रैम डिमांड करते हैं। 8GB रैम वाले वेरिएंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं मिलेगी। अगर बाय चांस 8GB वाला बाय कर चुके हो तो आप रैम इंस्टेंटली बढ़वा लो फॉर द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले आपको इसके थर्मल्स के बारे में बता दूं। वैसे तो गेमिंग में थर्मल्स आपको पता लग ही जाएंगे, लेकिन भाई जो इसके फैंस है ना 8000 RPM तक घूमते हैं, और इसका छोटा फॉर्म फैक्टर है, तो भाई जो आवाज आती है ना फैन की, वो अच्छी खासी लाउड है। एक सैंपल वैसे मैंने रिकॉर्ड करा है, एक बार आप वो सुन लो। और जब फैंस 8000 RPM तक घूम रहे हैं तो क्या ठंडक पैदा करेंगे, वो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस से पता चली जाएगा। एंड अब जरा गेमिंग की परफॉर्मेंस में नजर डाल लेते हैं। 40, 50, 75 वॉट वाला कैसा परफॉर्म करता है। और बहुत लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा ना कि i7 वाले की परफॉर्मेंस आप देखोगे, लेकिन मिल तो i5 वाला रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे ना, तो सिर्फ 6% का डिफरेंस है। तो अगर आप i5 वाला वेरिएंट भी बाय करते हो ना, उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ऐसी ही मिलेगी जैसे इस लैपटॉप के साथ निकलेगी, जैसे अभी आप देखने वाले हो, क्योंकि सिंगल कोर परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, इस गेमिंग परफॉर्मेंस पे रिलाई करके आप अपनी बाइंग चॉइस बना सकते हो। सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे GTA 5 1080p रेजोल्यूशन रखा है, सेटिंग्स को रखा है यहाँ पे वेरी हाई पे, और भाई वेरी हाई पे एज एक्सपेक्टेड हमारे को 120-130 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप इसका जीपीयू देख सकते हो, मैक्सिमम 65 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है GTA 5 के अंदर। और यहाँ पे अच्छी गेमिंग की परफॉर्मेंस निकलने का एक और रीजन भी है, 16GB DDR5 रैम, जिसकी वजह से बढ़िया गेमिंग में FPS मिल रहे हैं। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे Valorant, और यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी को रखा है हमने हाई पे, बाकी सारी सेटिंग्स आप अपने सामने देख ही सकते हो। और यहाँ पे Valorant में हमारे को एवरेज 200 FPS के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे CPU की वॉटेज हमारी 25 वॉट तक ही पावर ड्रॉ कर रहा है, जिसके हिसाब से CPU के टेम्परेचर एकदम ठंडे पड़े हैं, 60-65 डिग्रीज के आसपास। और हमारा जो रूम टेम्परेचर है ना वो 27 डिग्रीज है, और जीपीयू की ज्यादा यूसेज होती नहीं है Valorant के अंदर। एंड परफॉर्मेंस आप अपने सामने देख ही सकते हो। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं Far Cry 6 अल्ट्रा प्रीसेट, हमने यहाँ पे रखा है। 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है भैया, इतना तो बनता ही है। और यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड हमने यूज नहीं करा। और भाई यहाँ पे Far Cry 6 भी अल्ट्रा सेटिंग्स पे आराम से 80-85 FPS निकाल के दे रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है, फुल HD में टेस्ट हो रहे हैं, 1440p नहीं है, इसलिए बढ़िया FPS निकल के आ रहे हैं। एंड मैक्सिमम 65-70 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है हमारा जीपीयू। और यहाँ पे ठंडक तो है CPU GPU के अंदर, क्योंकि एक तो CPU की पावर भी ज्यादा ड्रॉ नहीं हो रही है। उसके बाद अब यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं RDR2 फेवर क्वालिटी, यानी कि मैक्स सेटिंग्स एकदम अल्ट्रा हाई का मिक्सचर, जिसमें DLSS को क्वालिटी पे रखा है राइट साइड में, बाकी लेफ्ट साइड में ऑफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज 60 FPS मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में, एंड आराम से 70-75 FPS मिल रहा है हमारे को DLSS क्वालिटी में। जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी ना मेरे को इस 4050 से, बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस से निकाल के दे रहा है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक, और यहाँ पे सेटिंग्स रखा है अल्ट्रा पे। रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑफ रखी है, लेकिन DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है, जो कि राइट साइड में हमारा क्वालिटी में, लेफ्ट साइड में ऑफ है। और भाई यहाँ पे हमारे को मिल
रहा है दबा के बढ़िया FPS। एक तो देखो फुल HD रेजोल्यूशन है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 100+ 120+ FPS मिल रहा है और वहीं पर रॉ परफॉर्मेंस हमारे को 60-65 FPS मिल रहा है। यहाँ पे रे ट्रेसिंग अभी ऑन नहीं करी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस निकल गया है ना, ओहो क्या ही जबरदस्त। उसके बाद हमने सोचा सेम सेटिंग्स रखते हैं, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने रख दिया अल्ट्रा पे। और यहाँ पे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा करने के बाद रॉ परफॉर्मेंस में तो देखो भाई प्लेबल FPS नहीं मिलते, 20-25 FPS के आसपास मिल रहा है, लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगते ही भैया 60 FPS के आसपास, जो कि भाई अच्छे खासे प्लेबल होता है। थोड़ी बहुत लेटेंसी आ जाती है DLSS 3 के साथ, लेकिन भाई वो स्टोरी गेम्स में पता नहीं लगती अगर आप खेलोगे तो। यहाँ पे हम टेस्ट करें हॉगवर्ट्स लेगेसी। यहाँ पे सेटिंग्स हो रखा है अल्ट्रा पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है और राइट साइड में DLSS क्वालिटी पे। एंड जैसे कि हॉगवर्ट्स लेगेसी में हमारे को DLSS 2 ही मिलता है नॉर्मल वाला, तो यहाँ पे FPS में ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, 5-7 FPS एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में आराम से 30-40 FPS निकाल के दे रहा है। अगर आपको 60 FPS वाली गेमिंग करनी है तो थोड़ी सी सेटिंग्स लो कर देना। मैंने आपको अल्ट्रा के परफॉर्मेंस दिखा दिया, काफी अच्छा खासा हैवी AAA गेम है ये। उसके बाद हमारे स्पाइडरमैन मुरली भैया, यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है हमने वेरी हाई पे, रे ट्रेसिंग को रखा है ऑफ, और बाकी इसके अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, जो कि राइट साइड में हमारा क्वालिटी में, लेफ्ट साइड में रॉ परफॉर्मेंस है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल रही है। यहाँ पे 70-100 FPS के आसपास मिल रहा है हमारे को दोनों मोड्स पे, जिसके अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन भी है और बाकी CPU का टेम्परेचर भी आप देख सकते हो, GPU का टेम्परेचर भी आप देख सकते हो। काफी ज्यादा मैनेज थर्मल्स है इसके। और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलने का एक और रीजन भी है जो मैं पहले बता चुका हूँ भाई, 16 GB रैम, जिसके बाद 8 GB रैम होगी और उसके बाद ये वाला ग्राफिक्स कार्ड होगा, तो भाई परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आएगी, पहले बता दूं। उसके बाद सेम सेटिंग्स रखे हमने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस में, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने हाई पे कर दिया था। और यहाँ पे रे ट्रेसिंग हाई करने के बाद भी भाई रॉ परफॉर्मेंस में 40-45 FPS मिल रहे हैं, जो कि प्लेबल होते हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो फ्रेम जनरेशन लगा लो। यहाँ पे 70-80 FPS आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0, और यहाँ पे प्रीसेट को रखा हमने एक्सट्रीम पे। बाकी DLSS का सिनेरियो आपके सामने है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में क्वालिटी। एंड यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 45-50 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि प्लेबल होते हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स के हिसाब से भाई ऑब्वियसली बढ़िया नहीं है। लेकिन सेटिंग्स भी एक्सट्रीम है, उस चीज का ध्यान रखना। वहीं पे अगर आप DLSS लगा के खेलोगे एक्सट्रीम सेटिंग्स पे भी, तो आराम से 70-80 FPS मिल जाएंगे। और इससे ज्यादा फ्रेम रेट चाहिए तो और सेटिंग्स लो कर लेना, मैंने आपको एक्सट्रीम दिखा दिया। उसके बाद लास्ट गेम हमारा गॉड ऑफ वॉर, और ग्राफिक्स प्रीसेट को यहाँ पे हमने अल्ट्रा पे रखा है, और DLSS का सिनेरियो सेम है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में क्वालिटी पे। और यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर में भाई बढ़िया FPS मिल रहे हैं, 50-60 के आसपास हमारे को, मतलब रॉ परफॉर्मेंस में। और वहीं पे अगर DLSS लगाओगे तो आराम से 60-70, समटाइम्स बिलो 60, वो डिफरेंट सीन्स पे भी मैटर करता है। और ये सारे गेम टेस्ट होते होते लैपटॉप को लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके थे, उसके बावजूद भी CPU और GPU के टेम्परेचर आप देख सकते हो बिल्कुल मैनेज्ड है। बस एक और रीजन भी है यहाँ पे CPU के टेम्परेचर कम होने का, वो है कम वॉटेज ड्रॉ करना। इसके अंदर 135 वॉट का पावर अडाप्टर मिलता है, तो उतनी ही पावर ड्रॉ कर पाएगा आपका CPU GPU जितनी उसकी नीड है। उसकी वजह से भी थर्मल्स अच्छे हैं। एंड बाकी इसके पंखे जितने तेज घूमते हैं मैं आपको दिखाई चुका हूं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया i5 वाला ऑनलाइन मेंशन्ड है, ये i7 वाला कहां से है? भाई i7 वाला अभी लॉन्च नहीं हुआ जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन बाद में आ जाएगा। आपको इस टाइम i5 वाला मिलेगा 4050 के साथ। और प्रोडक्टिविटी के मामले में कितना डिफरेंस आएगा वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, इतने सारे बेंचमार्क्स मिल जाते हैं, हमारी वीडियो से कंपेयर कर लेना। तो भाई ये था Acer Nitro V15 का पूरा रिव्यू, जो आपको आज की डेट में अंडर 80,000 का मिल जाएगा। Amazon पे अवेलेबल है और Acer के ई-स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड भाई अंडर 80,000 में जो ये परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, 40, 50, 75 वॉट, भले 75 वॉट पूरा ना भी जाए, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकाल देता है। DDR5 रैम मिल जाती है, डिस्प्ले हमारी ओके साइड है, जो इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी मिलती है। एंड अगर आप आज की डेट में अंडर 80,000 लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए एक चॉइस बन सकता है। आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस लैपटॉप के कंपैरिजन में भी कोई लैपटॉप है ही नहीं मार्केट में जो ऐसा कुछ ऑफर कर रहा हो। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, पसंद आई वीडियो लाइक मार सकते हो, पहली बार आए हो सब्सक्राइब दबा के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon